नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 24 मार्च के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के समाचारों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। हमारे द्वारा 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय होगा सिविल सेवा परीक्षा में समान मिथक एवं गलतियां। और यह वर्कशॉप शाम के 4 बजे से 27 मार्च को आयोजित किया जाएगा। आप सभी इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं और इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर 27 मार्च को शाम के 4 बजे इस वेबिनार में भाग ले सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये वर्कशॉप रोहित सर के द्वारा लिया जाएगा और आप सभी इस वर्कशॉप को अटेंड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें वृद्धि हुआ है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कोविड-19 ने बच्चों में भूख और कुपोषण की समस्या को बढ़ा दिया है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चीन के द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है और इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मेकेदातु जल परियोजना पर विवाद क्या है, इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर पुतिन और रूस के जो नेताओं की मानसिकता है उसको आधार बना करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जहां पर ये बताया गया है कि भारत का एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। और यहां पर सरकार के द्वारा जो टारगेट रखा गया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस टारगेट को यहां पर इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 दिन पहले अचीव कर लिया गया है। यहां पर बताया गया है कि 2020-21 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो मात्र 292 बिलियन डॉलर था और इसमें 37% का ग्रोथ हुआ है। और 2021-22 में भारत का जो एक्सपोर्ट है वह 400 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। यहाँ पर बताया गया है कि इंजीनियरिंग उत्पादों में परिधान और वस्त्र, रत्न और आभूषण और पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण हम यह टारगेट को अचीव कर पाए हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोविड के पहले यानी कि 2019 में जो हमारा एक्सपोर्ट था वह 330 बिलियन डॉलर के बराबर था और यहाँ पर अगर हम उससे भी कंपेयर करते हैं तो इसमें 21% की वृद्धि हुई है और अब यह 400 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इस दौरान बढ़ा है, क्योंकि हमारे द्वारा भारी मात्रा में आयात भी किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कृषि उत्पादों के द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर जो बासमती और नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट होता था उसमें भी हमने अच्छा अचीवमेंट किया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी टारगेट रखा गया था उसका 90 से 100% के बीच में हासिल किया गया है, यानी कि कृषि उत्पादों के द्वारा भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया गया है, उनके निर्यात में भी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वह 107 देशों में 94 था। और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर जो भारत का रैंकिंग है वह 101 हो गया है, यानी कि हमारे द्वारा बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया गया है और भारत लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है, नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप देख सकते हैं कि 2016 में हमारा जो रैंकिंग था वो 97 था, 2020 में हम 94th पोजीशन पर थे और 2021 में हम 101वें स्थान पर हैं। और यहाँ पर
भारत को सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि भारत में जो भूख की समस्या है, बच्चों में कुपोषण की समस्या है, वो काफ़ी विकराल रूप ले चुका है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वह यह बताता है कि हमारे बच्चों में कुपोषण की मात्रा कितना है। और यहाँ पर ये जो रैंकिंग में गिरावट आई है, उसमें कहीं ना कहीं कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा था और जिसके कारण मिड डे मील योजना में जो कमी आई थी, उसे भी इसका एक कारण माना जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एडिटोरियल आपके सामने रखा गया है। हालांकि यह एडिटोरियल पुराना है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नीचे गई है, उसमें कहीं ना कहीं कोविड-19 के दौरान जो स्कूलों को बंद किया गया, वो भी एक कारण है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारे देश से अच्छा जो प्रदर्शन है, वह हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेपाल की जो रैंकिंग है वह 76 है, बांग्लादेश का रैंकिंग भी 76 है, पाकिस्तान हमसे ऊपर है, वह 92 पोजीशन पे है। यानी कि हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा हमसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है, जबकि हमारा ग्रोथ रेट और हमारा जो जीडीपी है, इनसे काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि कोविड-19 के दौरान स्कूलों को बंद किया गया, और आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है हमारे देश में, जिसका नाम है मिड डे मील योजना। और यहाँ पर जो मिड डे मील योजना है, वह कहीं ना कहीं भारत के बच्चों में जो कुपोषण है, उसको दूर करने के लिए चलाया गया था। और यहाँ पर जो इसके दिशा निर्देश थे, जो कि 2006 में जारी किए गए थे, उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि जो मिड डे मील योजना है, उसके तहत ऐसा भोजन बच्चों को दिया जाएगा जिससे उन्हें 450 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके, कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके, और इस खाने से बच्चों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए आदि की जो कमी है, वह दूर हो सके। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह जो भोजन उन्हें दिया जाता है, वह बच्चे के पोषण संबंधी आवश्यकता का लगभग 1/3 है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बहुत सारे जो शोध रिपोर्ट हैं, यहाँ तक कि मिड डे मील योजना का जो 2015-16 का समीक्षा है, उसमें भी ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल खाली पेट आते हैं, और वैसे बच्चों के लिए जो मिड डे मील योजना है, वह वरदान की तरह है। विशेष रूप से जो कमजोर समुदाय के बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए जो मिड डे मील योजना है, वह एक प्रमुख स्रोत है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत में बच्चों में जो कुपोषण का समस्या है, उसको दूर करने में मिड डे मील योजना का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कोविड के कारण बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। लगभग पूरे देश में जो स्कूल थे, उन्हें साल भर तक बंद रखा गया, जिसके कारण मिड डे मील योजना प्रभावित हुई है। और यहाँ पर जो प्रभाव है, वह बच्चों में ज़्यादा देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि 2021 की रैंकिंग में भारत पीछे गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि मार्च और अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को बंद किया गया, और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि चूंकि स्कूल बंद हैं और इसीलिए बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर उन बच्चों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा, या फिर उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा, जिससे वह अपने खाने की कमी को पूरा कर सकें। लेकिन इस निर्णय के 3 महीने के बाद भी राज्यों के द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था। बहुत सारे राज्य इसको लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और कहीं ना कहीं यह जो प्रभाव है, वह हमारी रैंकिंग में साफ साफ दिखता है। यहाँ पर यह कहा गया था कि एफसीआई के द्वारा भी ये बताया गया है, जो उसके द्वारा खाद्य बुलेटिन निकाला जाता है, उसमें यह बताया गया कि अप्रैल और मई 2020 के दौरान एफसीआई से जो मिड डे मील योजना के तहत अनाज का उठाव किया जाता है, उसमें भारी कमी देखने को मिला है। यहाँ पर यह बताया गया एफसीआई के द्वारा कि अप्रैल से मई 2020 के दौरान जो अनाज का उठाव है राज्यों के द्वारा, वह मात्र 221,000 टन था लगभग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डेटा है वह 221.312 हजार टन था। जबकि अगर हम इसकी तुलना
अप्रैल से मई 2019 से करें तो यहां पर राज्यों के द्वारा 281.932 हजार टन अनाज उठाया गया था। और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2019 की तुलना में यहां पर जो उठाव है वह लगभग 22% कम है। यानी कि हम इसे समझ सकते हैं कि राज्यों के द्वारा इन महीनों में एफसीआई से कम अनाज का उठाव किया गया। यानी कि यहां पर जो मिड डे मील योजना है वो प्रभावित हुई है, जिसका असर बच्चों के पोषण पर साफ साफ दिखता है। यहाँ पर एक और चिंता का विषय है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था उस दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थीं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जो परिवारों का इनकम है वो कम हो गया था। और यहाँ पर जो आय में गिरावट आई थी उसको पूरा करने के लिए बच्चों के द्वारा काम किया गया। उन्हें भी अपने माता पिता का साथ देना पड़ा। कहने का आशय ये है कि बच्चों के द्वारा मजदूरी की गई अपने परिवार की आय की कमी को भरने के लिए। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसके कारण जब कोविड-19 का लॉकडाउन हटाया गया तो उसके बाद भी ये देखा गया कि जो कमजोर परिवारों के बच्चे हैं वह बहुत जल्दी स्कूलों में वापस लौटकर नहीं आए हैं। यानी कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन है उसके कारण मिड डे मील योजना प्रभावित हुई है। और इसी न्यूज में इस बात की भी चर्चा की गई है कि हम किस तरीके से ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि मिड डे मील योजना में हमें अब नई चीजों को अपनाना पड़ेगा, नई रणनीतियां बनानी पड़ेगी। और यहां पर यह कहा गया है कि अगर सरकार के द्वारा कुछ आवश्यक कदम उठाए जाते तो कोविड-19 के लॉकडाउन के अनुसार मिड डे मील योजना पर जो प्रभाव पड़ा था उसे कम किया जा सकता था। यहां पर यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा प्रोटीन और हिडन हंगर यानी कि छिपी हुई भूख की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज, सब्जियों और अंडों की आपूर्ति के लिए स्थानीय छोटे किसानों के साथ जुड़ाव करना चाहिए था, जिससे कि उनके उत्पाद भी बिक जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को खाना भी मिल पाता। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर सरकार ऐसा करती तो यहाँ पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी सहारा मिलता, लोगों को रोजगार मिलता और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यानी कि मिड डे मील योजना पहले की तरह ही चलती रहती। स्थानीय स्तर पर जो सब्जियों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है, उससे इस योजना को जोड़ा जाना चाहिए था, जिससे कि स्थानीय किसानों की आय में भी भारी वृद्धि होता। तो यहाँ पर अगर सरकार के द्वारा कुछ नई रणनीति अपनाई जाती तो लॉकडाउन के दौरान भी स्कूलों में मिड डे मील योजना को चलाया जा सकता था। बस हमें कुछ नई तकनीक को अपनाने की आवश्यकता थी, जो कि सरकार के द्वारा नहीं किया गया। सरकार का पूरा ध्यान अनाज के बंटवारे में लगा रहा, जिसका कि असर हमारे रैंकिंग में साफ साफ दिखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और खास करके हमारी जो रैंकिंग आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यह आर्टिकल उन मुद्दों को दर्शाता है जिसके कारण भारत की रैंकिंग यहां पर नीचे गया है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ट्रैकिंग द परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखा गया। चीन में भी कुछ समय के लिए वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें गिरावट देखने को मिला, लेकिन यह जो गिरावट था वह बस कुछ समय के लिए ही था। कोविड-19 के दौरान भी चीन ने अच्छी खासी प्रगति की है, उसकी अर्थव्यवस्था संभल चुकी है और इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है डेटा के माध्यम से। यहाँ पर ये बताया गया है कि 2020 में जब दुनिया की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं थीं वह कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थीं, उसी दौरान चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है यानी कि जो विनिर्माण उत्पादन है वह पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज करते हुए $3.854 ट्रिलियन पहुंच गया था। यानी कि इस दौरान भी चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बढ़ोतरी हुई थी और यहाँ पर जो उसका विनिर्माण उत्पाद है वह लगभग $3.8 ट्रिलियन का है। यहाँ पर चीन के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार भी यह बताया गया है
कि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8.1 की रफ्तार से बढ़ी है और यहाँ पर उसके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि 2020 की तुलना में दिसंबर 2021 में जो उनका औद्योगिक उत्पादन है उसमें 4.3% की वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान भी चीन ने काफी अच्छी खासी वृद्धि की है। 2021 में जो अचल संपत्ति निवेश था चीन में उसमें 4.9% की वृद्धि हुई है और 2021 में जो उसका मैन्युफैक्चरिंग निवेश है उसमें भी 13.5% की वृद्धि हुई है। तो ये डेटा यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि कोरोना महामारी के दौरान भी जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसने अच्छा खासा वृद्धि दर्ज किया है, जबकि भारत सहित दुनिया की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं थीं उनमें कमी देखने को मिली है, उसमें गिरावट देखने को मिला है। अब इसके क्या कारण है, इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। 2021 में इस बात पर बहुत ही चर्चा हुआ था कि कोविड-19 के कारण और जो जियोपॉलिटिक्स है यानी कि जो भू राजनीति हो रही है चीन के खिलाफ और दुनिया के बहुत सारे देशों के द्वारा चीन के उत्पादों पर जो ऊंचा शुल्क लगाया गया है उसके कारण बहुत सारे कारखाने चीन से निकल करके दूसरे देशों में चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन का जो निर्माण क्षेत्र है वह लगभग 4 ट्रिलियन का है, जो भारत के जीडीपी से भी अधिक है। वहां पर यह कहा गया था कि अगर इसमें से अगर कुछ निर्माण चीन से निकल करके दूसरे देशों में चले जाते हैं तो इन देशों को फायदा होगा और चीन को यहाँ पर नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसके उल्टे चीन में जो निर्माण क्षेत्र है उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि चीन का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका जो हिस्सेदारी है वह वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 30% का है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के विनिर्माण क्षेत्र के बराबर है संयुक्त रूप से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीन का विनिर्माण क्षेत्र है वो कितना आगे है। अगर हम निर्यात की बात करें तो यहाँ पर 2020-21 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था और विश्व निर्यात में उसका जो प्रतिशत था, हिस्सेदारी था, वह 13% था और विश्व बाजार में पूंजीकरण में उसकी हिस्सेदारी 18% की थी। तो यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड-19 के कारण जो चीन का नाम खराब हुआ है और यहाँ पर अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा जो जियोपॉलिटिक्स की जा रही है, चीन के सामानों पर जो ऊंचा शुल्क लगाया जा रहा है उसके कारण चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भारी कमी आएगा। अब कंपनियां जो हैं चीन को छोड़ करके दूसरे देशों में जाएंगी जिससे कि उन देशों को फायदा होगा, चीन को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उल्टे चीन ने जो है महामारी के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है और चाहे हम वैश्विक विनिर्माण की बात करें या फिर निर्यात की बात करें, यहाँ पर चीन ने बढ़ोतरी दर्ज की है। यहाँ पर इसके कारणों को लेकर के चर्चा किया गया है कि उसी दौरान जब दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं गिरावट देख रही थीं, उस दौरान चीन ने ऐसा क्या किया कि उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। यहाँ पर यह कहा गया है कि चीन का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो काफ़ी उन्नत है। यहाँ पर चीन के द्वारा हमेशा यह कोशिश की जाती है कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और इस दौरान चीन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, जिसके कारण वहाँ पर जो सामानों को बनाने में खर्च आता है वह काफ़ी कम हुआ है, इफिशियंसी में बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर चीन के द्वारा जो अपने देश में आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहायता मिली है। यहाँ पर डेटा दिया गया है किस तरीके से चीन ने अपने उद्योगों में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है और यहाँ पर ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट आवेदनों में चीन ने जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध प्रकाशनों की संख्या के मामले में भी चीन ने अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि चीन के द्वारा अपनी इंडस्ट्री को उन्नत बनाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन का उपयोग किया जा रहा है,
जिससे कि वहां पर एफिशिएंसी बढ़ी है वहां के उद्योगों की, और जो परिचालन लागत होता है उसे कम किया गया है, और इसीलिए चीन के जो सामान हैं वह दूसरे देशों की तुलना में सस्ते आपको मिलते हैं। तो इस बात की यहाँ पे चर्चा की गई है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि महामारी के दौरान भी उसका जो अर्थव्यवस्था है वह ऊपर गया है, नीचे नहीं गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से कोई देश आगे बढ़ता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, और यहाँ पर चीन ने जो काम किया है उससे भारत सहित दुनिया के अन्य देशों को सीखना चाहिए, और इसी परिप्रेक्ष्य में आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज्ड मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन और राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस पर हमने पहले भी काफ़ी चर्चाएं की हैं। इस न्यूज़ में इसको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्या है, कर्नाटका इसको क्यों बनाना चाहता है, तमिलनाडु का इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या विरोध है, और क्या कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कोई नेगोशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेकेदातु परियोजना है उसको लेकर के कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में विवाद पैदा हो गया है, और कर्नाटका में 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी को देखते हुए कर्नाटक में इस प्रोजेक्ट को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। आपने सुना होगा कि वहां पर जो मेन अपोजिशन पार्टी है यानी कि कांग्रेस, उसके द्वारा इस परियोजना को पूरा करने का दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। उनके द्वारा एक पद यात्रा भी निकाली गई थी मेकेदातु से बेंगलोर तक की, और यहाँ पर इसके कारण वहाँ की जो राज्य सरकार है वह दबाव में है, और वो भी चाहती है कि इस परियोजना पर काम पूरा हो सके। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कर्नाटका के द्वारा इस एरिया में एक डैम बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती नदी पर होगा, और इसी को लेकर के तमिलनाडु के द्वारा अपना विरोध दर्ज किया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो प्रोजेक्ट है वह कर्नाटक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बेंगलोर में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की सप्लाई किया जाएगा, वहाँ के आसपास के एरिया में जो पानी का कमी है उसको दूर किया जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर कर्नाटक सरकार का ये भी योजना है कि वह इस डैम से 400 मेगावाट पन बिजली भी उत्पादित करेगा, जिससे कि वहाँ पर जो बिजली की कमी है उसको भी दूर किया जा सके। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस परियोजना से कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य का लगभग 5100 हेक्टेयर जंगल जलमग्न हो जाएगा, और यहाँ पर कर्नाटक का ये भी कहना है कि यह जो परियोजना है वो सही है, और इस परियोजना के पूरा होने से 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कर्नाटक को एक्स्ट्रा पानी आवंटित किया गया था, जिससे कि बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में पीने की पानी की कमी को दूर किया जा सके, उसे पूरा करने में भी यहाँ पर मदद मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि बेंगलोर में और उसके आसपास के क्षेत्र में जो पीने की पानी की कमी है उसको देखते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4.75 टीएमसी फीट पानी एक्स्ट्रा कर्नाटका को एलोकेट किया गया था, और यहाँ पर कर्नाटक सरकार का ये कहना है कि इस योजना को बना करके वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जुलाई 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा गठित नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह कहा है कि इस परियोजना पर तभी विचार किया जाएगा जब तमिलनाडु और कर्नाटक इसके लिए राजी हों, यानी कि जब ये दोनों स्टेट किसी समाधान पर पहुंच जाएंगे तभी जाकर के इस परियोजना पर पुनर्विचार किया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि आखिर इस योजना को लेकर के कर्नाटक सरकार का क्या कहना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेंगलुरु की आबादी जो लगभग 1.3 करोड़ है, उसकी प्यास बुझाने के लिए, यानी कि वहां पर जो पानी की कमी है उसको कम करने के लिए मेकेदातु परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर राज्य सरकार का ये कहना है कि अगर इस परियोजना को यहाँ पर पूरा कर लिया जाता है तो आगे आने वाले 30 वर्षों तक बेंगलुरु में जो पानी की समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि अभी बेंगलुरु का 30% से अधिक आबादी बोरवेल के पानी पर निर्भर है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर यह भी कहना है राज्य सरकार का कि इस योजना से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इस बिजली को बेच करके या फिर इसका इस्तेमाल करके राज्य सरकार बहुत ही जल्दी अपने निवेश की भरपाई कर सकती है। यानी कि जो पैसा इस परियोजना में राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाएगा वह पैसा इस बिजली को बेच करके आसानी से वापस लाया जा सकता है। तो यहाँ पर कर्नाटक सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु का सरकार है वह इसका विरोध कर रहा है। और क्यों कर रहा है? यहाँ पर तमिलनाडु का ये कहना है कि अभी कावेरी का पानी अनियंत्रित रूप से बहता है और यहाँ पर अगर कर्नाटक के द्वारा इस परियोजना को बना लिया जाता है तो कर्नाटक सरकार आसानी से कावेरी के पानी के प्रवाह को रोक देगा और अपनी तरफ मोड़ सकता है। और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार का यह भी कहना है कि 2007 में ट्रिब्यूनल के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसमें भी इस बात पर ध्यान दिया गया था कि कोई भी राज्य ऐसा परियोजना नहीं बनाएगा जिससे कि नदी के प्रवाह को मोड़ा या रोका जा सके। यहाँ पर तमिलनाडु सरकार का यह भी कहना है कि कर्नाटक के पास अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचा है जिससे वह बेंगलुरु के पानी की समस्या को पूरा कर सकता है और इसीलिए मेकेदातु परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर तमिलनाडु सरकार का यह भी कहना है कि ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश में या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी मेकेदातु परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है और इसीलिए कर्नाटक सरकार को यह योजना नहीं बनानी चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस परियोजना के खिलाफ अपनी आपत्तियों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है और यहाँ पर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के द्वारा भी अपने उत्तर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक इस योजना को लेकर के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर इस परियोजना को समझाने का प्रयास किया गया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। कर्नाटक सरकार इस योजना को क्यों पूरा करना चाहती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और तमिलनाडु का यहाँ पर क्या स्टैंड है उसको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कर्नाटक और तमिलनाडु में उसकी क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं और कहा गया है कि अपने अपने स्टेट की राजनीति के कारण यहाँ पर इस योजना में दोनों राज्य एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हैं और जब तक इन दोनों राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक इस योजना का पूरा होना मुश्किल है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग पुतिन एंड द रशियन साइकी और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में यह समझाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि अगर आप रूस के इतिहास को देखें तो वहां पर जो भी महान शासक हुए हैं उनके द्वारा हमेशा दबाव की स्थिति में दूसरे देशों पर हमेशा आक्रमण किया गया है और कहीं ना कहीं पुतिन भी इसी समस्या से ग्रसित हैं। यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप इवान के कार्यकाल को देखें, पीटर द ग्रेट के कार्यकाल को देखें या फिर जो अन्य जार रहे हैं रूस में उनके कार्यकाल को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब भी रूस में कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां के शासकों के द्वारा अपने आसपास के देशों पे आक्रमण किया जाता है। वे कभी भी शांति वार्ता में विश्वास नहीं रखते हैं और इसको समझाने के लिए यहाँ पर लेखक के द्वारा इतिहास के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर 1547 में इवान के शासन की चर्चा की गई है और यहाँ पर यह कहा गया है कि जब इवान वहाँ का राजा बना था तो उसने जल्दी से काकेसस वर्तमान का जो जॉर्जिया है उसको सहित विजय प्राप्त की और फिर उस पर कब्जा कर लिया जो आज का यूक्रेन है। यानी कि इवान के द्वारा भी
अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया गया और यूक्रेन पर उन्होंने उस समय भी हमला किया था। उसी तरीके से 1613 में एक और शासक की यहाँ पर चर्चा की गई है और वो शासक का नाम है मिखाइल, जो कि रोमनोव शासकों में सबसे पहला शासक था। यहाँ पर यह बताया गया है कि उसके द्वारा भी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए आसपास के देशों पर हमला किया गया था। उसी तरीके से पीटर द ग्रेट का यहाँ पे चर्चा किया गया है, जिसकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वह रूसी समुद्री व्यापार के लिए काला सागर और बाल्टिक सागर तक अपनी सीमाओं को बढ़ाए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि पुतिन के द्वारा भी यूक्रेन पर हमला इसलिए किया गया है ताकि वह काला सागर और बाल्टिक सागर तक अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। उसी तरीके से यहाँ पर कैथरीन का चर्चा किया गया है, जो रूस में सबसे लंबे तक शासन करने वाली रानी थी और उसने भी रूस की सीमा को पश्चिम में आगे बढ़ाने के लिए स्वीडन और यूक्रेन सहित पूरे पूर्वी यूरोप पर कब्जा करने के लिए कार्रवाइयां की थीं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रूस का इतिहास है और वहाँ पर जो महान शासक हुए हैं उनके द्वारा हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ या फिर कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण किया गया है। जब भी ये नेता दबाव में होते हैं, यह शांति वार्ता के पक्ष में नहीं रहते, बल्कि यह उस देश पर हमला कर देते हैं। और कहीं ना कहीं पुतिन की सोच भी उसी से मिलता जुलता है। और यहाँ पर जब रूस और यूक्रेन के संबंध खराब हुए तो यहाँ पर रूस के द्वारा यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर रूस ने उस पर हमला करने का निर्णय लिया। तो एक तरीके से यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि क्राइसिस के टाइम में जो रूस के लीडर होते हैं वे हमेशा शांति वार्ता से बचते हैं। और यहाँ पर इसको समझाने के लिए लेखक के द्वारा इतिहास का सहारा लिया गया है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कोविड-19 ने बच्चों में भूख और कुपोषण की समस्या को बढ़ा दिया है, इस पर चर्चा करें। तो हमने इस पर काफ़ी चर्चाएं की हैं। यहाँ पर आप जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है उसका उदाहरण दे सकते हैं और इसके कारणों पर चर्चा करते समय आप ये बता सकते हैं किस तरीके से कोविड-19 के दौरान जो स्कूलों को बंद करना पड़ा और उसका जो असर मिड डे मील पर पड़ा है, उसके कारण बच्चों में भूख और कुपोषण की समस्या विकराल हो गई है, जिसका असर कहीं ना कहीं भारत की रैंकिंग पर दिखता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इन सभी एग्जाम्पल का आप यहाँ पे चर्चा करें और उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेकेदातु जल परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच टकराव का स्रोत क्यों है? दोनों पक्षों में समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है, चर्चा करें। तो यहाँ पर हमने हर बिंदु पर चर्चा की है। आप यहाँ पर इस परियोजना को समझा सकते हैं। कर्नाटक का क्या कहना है, आप उस बात को यहाँ पर समझाएं। तमिलनाडु की क्या चिंताएं हैं, उसके पॉइंट्स को यहाँ पर आप लिखें और दोनों के बीच में समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।